हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होना है। दोस्तों, आज हम करने वाले एमपीटी टेस्ट, झारखंड टेस्ट सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी यदि एमपीटी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। ठीक है, आज का मोटिवेशनल है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता, तब तक उसे किया नहीं जाता। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए लग जाइए। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है। मानव क्या है? ऑप्शन 1 दिया है, एक निर्माता है। क्या एक निर्माता है? केवल। ऑप्शन बी है केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन सी है केवल द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या केवल द्वितीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन डी है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है और आप अपनी तैयारी को पहचानो, आपने कितनी तैयारी कर रखी है उसका भी पता आपको चल जाएगा इस प्रश्न के उत्तर से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। कैसा है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। कैसा है? देखो, खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक भी उपभोक्ता है और द्वितीयक भी उपभोक्ता है। तो प्राथमिक चीजें क्या होती हैं? प्राथमिक चीजें होती हैं जैसे उत्पाद, जैसे पादप होता है। ठीक है, पादप, पादप को कौन खाता है? कीट खाते हैं। कौन खाता है? कीट। तो देखो, इंसान क्या है? पादप को भी खाता है और कीटों को भी खाता है। ठीक है, यानी कीट यानी जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनको भी खा लेता है। ठीक है, क्योंकि मानव कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। किसमें आता है? सर्वाहारी। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? प्रश्न पूछ रहा है कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, मानव। कौन करता है जल्दी से बताइएगा। क्या बकरी, गाय, हाथी? घास, मछली, बकरी। देखो, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? देखो, घास है, घास को कौन खाएगी? बकरी। घास को कौन खाएगी? बकरी। और बकरी को कौन खाएगा? बकरी को मानव खा सकता है ना, मानव। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला बनती है हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस, याद रखेंगे। ठीक है, 16 जून को क्या मनाते हैं? 16 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषक दिवस। कौन सा दिवस? धन प्रेषण दिवस। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ईवीएस के अंदर सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो हमें जितने भी जो अच्छे प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न है उन्हें करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 16 जून को मनाते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे। 7 अप्रैल को मैं क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? प्रश्न पूछ रहा है सबसे अधिक स्थिर परितंत्र क्या हो जाएगा? महासागर है, वन है, रेगिस्तान है, पर्वत है। देखो, वन है, क्या पर्वत है, क्या रेगिस्तान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महासागर है। क्या है? महासागर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा अधिक स्थिर परितंत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? महासागर है। देखो, समुद्री जो जीव भार होता है ना, समुद्री जीव भार, बात कर लेते हैं समुद्री जीव भार। समुद्री जीव भार, तो समुद्री जीव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है? समुद्री जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है, याद, उल्टा बनता है, सॉरी, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? तो याद रखेंगे, समुद्री जीव भार का पिरामिड होता है तो कैसा बनता है?
उल्टा बनता है। याद रखेंगे समुद्री जीव बाहर का प्राइमेट कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। मुख्यतः मैंग्रोव वाले जरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले जरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ये नागार्जुन सागर में। ऑप्शन बी है रंगनतिट्टू पक्षी विहार, सुंदरबन डेल्टा और नर्मदा बेसिन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? इसे याद रखेंगे। सुंदरबन कहाँ है हमारा? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। नागार्जुन की बात करता है, नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी के ऊपर बना है। किसके ऊपर बना है? तो कृष्णा नदी के ऊपर बना है। यह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की सीमा पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, दोनों की सीमा पर मिलता है। ठीक है, रंगनपट्टू की बात करते हैं, तो रंगनपट्टू कहाँ पर है? ये हमारा रंगनपट्टू की बात कर लें। रंगनपट्टू कहाँ पर मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। इसे याद रखेंगे, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाता है। सुंदरबन का डेल्टा जो कहीं पश्चिम का है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नागार्जुन सागर किस पे है? कृष्णा नदी पर। याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो सीमा है उस पर बना हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? ऑप्शन ए है केवल विलुप्त जीव जंतुओं का, केवल विलुप्त जीव जंतुओं का, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का, ऑप्शन सी है जीवाश्म पादप का, ऑप्शन डी है केवल संकटापन्न पादप का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकटापन्न पादप और जंतु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। संकटापन्न पादप और जीव जंतु किसका विवरण रखा जाता है? संकटापन्न। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। देखो इस तरह के प्रश्न एमपी टेट में अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, तो रोगों से भी प्रश्न आते हैं, तो इस तरह का टॉपिक हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो इन्हें हमें अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो रिंग रोग के नाम से कैसे जाना जाता है? रिंग रोग के नाम से किसे जानते हैं? तो सैतिल रोग जानते हैं, मोजैक रोग जानते हैं, बंकी टॉप जानते हैं, बर्ट रोग जानते हैं। तो कौन सा रोग है? जल्दी से बताइएगा। तो रिंग रोग जो रोग होता है के नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं सैथिल रोग। याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है, सैथिल रोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? जो आलू होता है ना, तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तांबे की कमी से होता है क्या? पोटेशियम की कमी से होता है क्या? ऑक्सीजन की कमी से होता है क्या? और बोरोन की कमी से होता है क्या? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी से होता है। याद रखेंगे अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है करनाल वंट एक बीमारी है। देखो अच्छे प्रश्न है। करनाल वंट एक बीमारी है जो कि प्रश्न में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, धान की बीमारी है, मटर की बीमारी है, राई की है, गेहूं की है, किसकी बीमारी है? जल्दी से बताइएगा। तो करनाल वंट एक क्या है? गेहूं की बीमारी है। किसकी बीमारी है? गेहूं की बीमारी है। ठीक है, याद रखेंगे, गेहूं की बीमारी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रोगों से मैंने 7-8 प्रश्न इसमें डाले हुए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है जिन्होंने गेहूं के ऊपर क्या किया था? रिसर्च किया था। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम पूछा है। H.C. बोल्ड है, K.C. मेहता है क्या, बीरबल साहनी है, D.D. पंत है। देखो इस तरह के प्रश्न एमपी टेट में पूछे गए हैं। किसमें पूछे गए हैं? एमपी टेट जो 2022 में हुआ था ना, उसमें रोगों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए मैंने इसमें 5-6 प्रश्न रोग से संबंधित डाले हुए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मैं सारे रोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी रोगों को मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग कार्य करने वाला वैज्ञानिक है, तो कौन है वो? तो H.C. बोल्ड है, K.C. मेहता है, बीरबल साहनी है, D.D. पंत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो K.C. मेहता है। कौन है? तो K.C. मेहता। याद रखेंगे, जिन्होंने किस पे? गेहूं से संबंधित जो गेहूं में रस्ट रोग होता है ना, उससे संबंधित इसके ऊपर क्या किया था? रिसर्च की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पादप रोग के बारे में पूछ रहा है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा। तो फफूंदी है क्या, जीवाणु है क्या, विषाणु है क्या, प्रोटोजोआ है? देखो पादप रोग, पादप यानी पौधों में सबसे अधिक उत्तरदायी रोग यानी पौधों में सबसे अधिक
किसके कारण रोग होते हैं? प्रश्न पूछ रहा है पौधों में सबसे अधिक किसके कारण रोग होते हैं? तो फफूंदी के कारण होते हैं या जीवाणु के कारण होते हैं, विषाणु या प्रोटोजोआ? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फफूंदी के द्वारा सबसे अधिक रोग होती है। ठीक है, उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों के लिए फफूंदी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सिट्रस कैंकर किस है, क्या है? नींबू की एक प्रजाति है क्या? नींबू की एक प्रजाति है, नींबू की एक प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है? प्रश्न ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? नींबू का एक रोग है, सिट्रस कैंकर। क्या बोलते हैं? सिट्रस कैंकर। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो टिक्का रोग होता है, एक क्या होता है? टिक्का रोग। मैं टिक्का रोग के बारे में बताऊं। टिक्का रोग किसमें होता है? ये टिक्का रोग होता है मूंगफली में। किसके अंदर होता है? तो मूंगफली में, याद रखेंगे मूंगफली। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में होता है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है कवक से होने वाला रोग जो नहीं है और बाकी सब होंगे। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। कवक से होने वाला रोग कौन कौन से हैं वो भी पता चल जाएगा, और कवक से किसमें रोग नहीं होता वो भी हमें पता चल जाएगा। तो कवक पादप रोग नहीं है। ऑप्शन ए मूंगफली का टिक्का रोग। देखो मूंगफली में कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया टिक्का रोग होता है। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न रोग। ठीक है, ऑप्शन सी है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग और तम्बाकू का मोजेक रोग। देखो कवक से होने वाले रोग, मूंगफली में जो रोग होता है टिक्का रोग होता है तो कवक से होता है। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न भी होता है, और बाजरे का ग्रीन ईयर, बाजरे में क्या लगता है? कंडुआ लग जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बाजरे का ग्रीन ईयर रोग। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नहीं है, जो तंबाकू का मोजेक रोग नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। तो कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मूंगफली का टिक्का, गन्ने का लाल सड़न और बाजरे का ग्रीन ईयर। ठीक है, इसने याद आप अच्छे से रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? देखो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंग कहते हैं क्या? अंग तंत्र कहते हैं, ऊतक कहते हैं, या कोशिका संरचना कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 15, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक बोलते हैं। ठीक है, जो एक क्या करता है? कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये एनसीईआरटी में दिया गया प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन ए है चार्ल्स गुडियर है, ऑप्शन बी है माइकल फेराडे हो जाएगा, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा क्या, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइकल फेराडे के बारे में। तो माइकल फेराडे हैं, इन्होंने किसकी खोज की? बताओ जल्दी से बताइएगा। तो माइकल फेराडे ने किसकी खोज की? तो जल्दी से बताइएगा। तो माइकल फेराडे ने किसकी खोज की थी? जल्दी से बताइएगा। तो विद्युत चुम्बक, किसकी? विद्युत चुम्बक की खोज की थी, याद रखेंगे, विद्युत चुम्बक, विद्युत चुम्बक प्रेरक की। ठीक है, याद रखेंगे, किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने किसकी खोज की थी? चुंबक प्रेरक। विलियम हार्वे की बात करते हैं तो इन्होंने किसकी खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने बताया कि हृदय, किसके बारे में बताया था? हृदय। ठीक है, हृदय के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? हृदय के बारे में बताया था। ठीक है, कि हृदय के कार्य और रक्त परिसंचरण के संबंध में इन्होंने बताया था। ठीक है, हृदय के कार्य, कि हृदय कैसे कार्य करता है और रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। हृदय के कार्य और रक्त परिसंचरण। ठीक है, याद रखेंगे, हृदय के कार्य और रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया था? तो विलियम हार्वे ने बताया था। याद रखेंगे, माइकल फेराडे क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उन्होंने क्या दिया था? फॉर्मूला बताया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखेंगे इसको भी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मशरूम क्या है? अच्छा प्रश्न है, मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइएगा कि मशरूम क्या है। देखो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दिएगा,
कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन लेकर ऐसे ही आता रहूँगा। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखो मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। क्या है? एक कवक है। ठीक है, याद रखेंगे। मशरूम देखा होगा आप सबने। मशरूम क्या है? एक कवक है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। लिटमस किससे निकाला जाता है? ये भी एक एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो हल्दी से है, सिनकोना की छाल से है, लाइकेन से, मशरूम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लाइकेन। लाइकेन से क्या निकालते हैं हम? लिटमस बनाते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर किससे निकालते हैं? तो लाइकेन से। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? देखो प्रदूषण संकेतक पौधा पूछा है, कौन सा पौधा? प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? तो शैवाल है। क्या शैवाल होगा, कवक होगा, लाइकेन होगा, फर्न होगा? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। तो प्रदूषक पौधा कौन सा है? तो लाइकेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 19 हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? देखो चट्टानी स्तरों पर बात कर रहा है। चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? जो लाइकेन का अध्ययन किया जाता है ना, तो उसे हम बोलते क्या है? इसे क्या बोलते हैं? सेक्सीकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सीकॉल। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सेक्सीकॉल। क्या बोलते हैं? तो सेक्सीकॉल बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता के ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है, जो कि एमपी टेट में काफी प्रश्न इस तरह के भी पूछे गए हैं। तो लता के ऊपर भी प्रश्न पूछा गया, हम इसको अच्छे से विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्तंभ जड़ है, अनुलग्न जड़ है, छायादार जड़ है, आरोही जड़ है। तो पान की लता के बारे में पूछ रहा है, तो लता बनने वाली जड़ कौन सी होती है? जो लता होती है, तो लता में बढ़ने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़ होती है। कौन सी होती है? आरोही जड़। देखो आरोही जड़ क्या होती है? दूसरे पौधों को सहारा देने का काम करती है। क्या करती हैं? दूसरों पौधों को सहारा लेकर चढ़ने वाली जड़ें होती हैं। कौन सी होती हैं? दूसरे पौधे होते हैं, उन्हें दूसरे पौधों का सहारा लेकर चढ़ने वाली। ठीक है, सहारा लेकर चढ़ने वाली, तो इन्हें क्या बोलते हैं? आरोही लता बोलते हैं। कौन सी लता बोलते हैं? आरोही। जो दूसरे पौधों को सहारा लेकर चढ़ते हैं उन्हें कौन सी लता बोलते हैं? तो आरोही लता बोलते हैं। जैसे आरोही लता में क्या क्या आता है? तो अंगूर आ जाता है। क्या आया? अंगूर की बेल आपने देखी होगी। इसकी बेल अंगूर, अंगूर की वो लता होती है। ठीक है, अंगूर। और खीरा, क्या है? खीरा आपने देखा है, जो दूसरों के सहारे से चढ़ता है। मनी प्लांट, मनी प्लांट देखा है सभी ने, मनी प्लांट। ठीक है, याद करेंगे इसे, मनी प्लांट। ये कौन सी लता है? ये लता वाले पौधे हैं। कौन से वाले पौधे हैं? तो लता, अंगूर, खीरा और मनी प्लांट, इसे याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अंगूर है, खीरा है, मनी प्लांट, ये क्या है? लता है। ठीक है, आरोही लता है। ठीक है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ों के बारे में बात कर रहे थे, जड़ कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ कितने प्रकार की होती हैं जल्दी से बताइएगा। तो सामान्यतः जड़, मुख्यतः जड़ कितने प्रकार की होती हैं? सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। याद रखेंगे, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है मूसला जड़। कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़। और एक होती है हमारी रेशेदार जड़। कौन सी होती है? रेशेदार जड़। अब मूसला जड़ कैसी होती है? मूसला जड़ ऐसी होती है, जैसे ये मान लो पौधा है। ठीक है, ये पौधा है, सॉरी थोड़ा दूर बनाता हूँ। मूसला जड़, मान लो ये पौधा है। ठीक है, ये जमीन पे है, तो मूसला जड़ ऐसे सीधी नीचे जाती है। ठीक है, इसमें ऐसे टैप रूट निकले होते हैं, इस तरह से इसके अंदर क्या है? रूट निकलती हैं। ठीक है, और जैसे रेशेदार जड़ कैसी होती है? ये पौधा है। ठीक है, ऊपर वाला पौधा मान लेते हैं, ये पौधा है कोई। इसकी जड़ें कैसी होंगी? इसकी जड़ें ऐसी इस तरह से होती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं रेशेदार जड़। मूसला जड़ एक नीचे की तरफ जाती है, डंठी होती है बीच में, और छोटी छोटी उसके रेशे निकले होते हैं। ठीक है, और रेशेदार जड़ में क्या होते हैं? रेशे, इस तरह से रेशे निकले होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, और रेशेदार जड़ में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो रेशेदार जड़ में पौधे आते हैं जैसे मक्का है। क्या है? मक्का है। मक्का का जो पौधा होता है, मक्का हो गया आपका, गेहूं है, गेहूं। ठीक है, इन सब में कैसी जड़ होती हैं? घास होगी आपकी। ठीक है,
रेशेदार जड़ होती हैं। कैसी होती हैं? मक्का, गेहूं, घास, इनमें कैसी जड़ होती है? रेशेदार जड़ होती हैं। और मूसला जड़ किसमें पाई जाती है? तो मूसला जड़ पाई जाती है हमारी, जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर हो गया आपका, आम का पेड़, ठीक है, आम हो गया, गाजर है, इनमें कौन सी जड़ पाई जाती है? तो इनमें मूसला जड़ पाई जाती है, ठीक है। मुख्यतः जड़ कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। इनकी डंठल एक नीचे की तरफ जाता है इस तरह से, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये क्या है? मूसला जड़ है और ये रेशेदार जड़ है, ठीक है। इनके उदाहरण ये दे रखे हैं, इन्हें आप याद रख लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरोही जड़। देखो पान की लता में बहने वाली जड़ को कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है, ठीक है, आरोही जड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22। पौधों में वाष्प और उत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश श्वसन की है, जल हानि की है, खाद उत्पादन की है, या श्वसन की है? तो किसकी है? जल्दी से बताइएगा। तो किसकी प्रक्रिया है? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन ए होगा क्या राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर होगा जल हानि। क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? जल की हानि होती है। किसकी हानि करता है? जल की हानि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पौधों और पेड़ होते हैं ना, उनमें जो खाना भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है फल पकाने वाला हार्मोन? कौन सा है? तो एथिलीन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? प्रश्न कह रहा है जो पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो जीवाणु से निकाले जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? प्रश्न पूछ रहा है जीका वायरस। देखो जीका वायरस क्या है? बुखार होता है इससे। जीका वायरस बुखार का संक्रामक रोग है। किसका है? बुखार का, ठीक है। तो कौन सा मच्छर है? क्लूलेक्स है, एडिस यानी एडिज मच्छर है। कौन सा है? याद रखेंगे, एडिज। एडिज मच्छर है या एनोफिलीस मच्छर है, क्लियोनेफिस्टा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जीका वायरस का वाहक कौन सा है? तो एडिज मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एडिज मच्छर के काटने से क्या ये फैलता है? ठीक है, जीका वायरस, ठीक है। जिससे क्या होता है? यह एक बुखार का संक्रामक रोग है। किसका है? बुखार यानी फीवर का है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? किससे? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? देखो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। ये क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का क्या है? एक प्रकोप है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अतिरक्तस्राव है। अतिरक्तस्राव क्या है? जल्दी से बताइएगा। एक जीवाणु जनित रोग है, एक विषाणु जनित रोग है, एक प्रदूषण घटित रोग है, एक अनुवांशिक विकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद करेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? काफी प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा होता है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो रतौंधी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। हाँ भंडारित होता है, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं उन्होंने ये हमारा सेशन देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और आपने हमारे चैनल को वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।